गुड इवनिंग एवरीवन। एनसीईआरटी जिस्ट ईवीएस क्लास 4th के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक हमारी आती है उसका एक पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ। दूसरा पार्ट हम लोग आज जो हमारे उसके बचे हुए भाग थे उसकी सारांश हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जो दूसरा सारांश हमारा शुरू होता है वो हमारा नदियों, मैदानी इलाकों और उनके प्रदूषण से संबंधित है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो पहला पॉइंट जो वहाँ पर बात हो रही है एनसीईआरटी की बुक में उस चैप्टर में, पहाड़ी इलाकों में नदियाँ बहुत साफ होती हैं। ये हम सभी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में नदियाँ साफ होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, वहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं होती हैं, आबादी भी कम होती है, जिसकी वजह से नदियों का पानी वहाँ पर साफ होता है। इसके अलावा मैदानी इलाकों की शुरुआत में भी नदियाँ साफ होती हैं। वहाँ पर मछलियों की संख्या भी ज़्यादा होती है जो उनकी लेकिन जैसे-जैसे ये नदियाँ हमारी शहरों की तरफ बढ़ती जाती हैं, नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है और उसकी वजह से उनमें रहने वाले जीव-जंतु भी मरते जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि एक तो आबादी भी बढ़ती जाती है, दूसरा हमारे जैसे-जैसे शहरों के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर शहरों में हमारे फैक्ट्रीज होती हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से नदियों का पानी प्रदूषित होता जाता है। नदियों का पानी प्रदूषण के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? नदियों का पानी कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, बर्तन धोने, फैक्ट्रियों के कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी की वजह से प्रदूषित हो जाता है। ऐसे ही कारणों से हमारे तालाब और झीलों के पानी को भी गंदा हो जाता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना होता है। बेलवनिका गाँव ये कर्नाटक में स्थित है। ये एक छोटा-सा पार्ट हमारा जो उसमें बुक के चैप्टर में आया था कि तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि बेलवनिका गाँव कहाँ है? बेलवनिका गाँव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज की फसल उगाई जाती है। खूंटी खोदने वाला एक औजार होता है जिससे जमीन को खोदा जा सकता है, जिसके द्वारा खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कुरगे हल को बोला जाता है। आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल को क्या बोलते हैं और वहाँ पर कई ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुरगे। फसलों के बीच में अनचाहे पौधे निकल आते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार खाने के पानी को प्रयोग करती है, खाद पानी को प्रयोग करती है, जिसकी वजह से हमारी मुख्य फसल तक पानी और खाद जो है वो नहीं पहुँच पाती है, जिससे उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है और फसल हमारी कई बार की खराब हो जाती है, इसलिए खरपतवार को निकालना ज़रूरी होता है। जब प्याज की फसल के पत्ते पीले होकर सूख जाते हैं तो प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब प्याज के फसल के पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं, तब वो प्याज हमारा तैयार हो चुका होता है और उसे हम ज़मीन से बाहर निकाल लेते हैं। इलीगे हँसिया को बोलते हैं। गाँव में बहुत से बच्चे फसल कटाई के दौरान स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये मैंने देखा है, मैं भी जब पढ़ाता था स्कूल में तो मैंने भी ये देखा है कि जब गाँव में फसलों की कटाई चलती है तो बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। इस दौरान ये एक समस्या है। इस कारण क्या होता है कि फसल कटाई के दौरान बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, तो लोग अपने बच्चों को अपने खेतों में भेज देते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सकें फसल की कटाई के दौरान। बच्चों को मंडी में होने वाले इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को जो बच्चों से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें हमें बच्चों को मंडी में क्या काम होता है वो बताया जाना है। उनको बताना चाहिए कि बच्चे मंडी में क्या काम करते हैं, मंडी में क्या-क्या काम होता है, किस तरह से वहाँ पर सामान आता है और किस तरह से वो वहाँ पर बेचा जाता है। बाल मज़दूरी को बढ़ावा दिए बगैर बच्चों को उनके परिवार और आस-पास के लोगों की मदद के लिए संवेदनशील बनाया जाए। इसका मतलब है कि हम बच्चों को ये समझाने की कोशिश करें कि वो अपने आस-पास के लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं, उनके काम में किस तरह से मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान दिया जाना चाहिए कि इससे बाल मज़दूरी को बढ़ावा ना मिले। गिजुभाई बधिका गुजरात के रहने वाले थे। वह एक एक लेखक थे जो बहुत ही मज़ेदार किस्से, कहानी और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे एक पत्र में आस-पास के पक्षियों के बारे में बताया गया है।
गिजुभाई वेदका पक्षियों से बहुत प्यार करते थे और पक्षियों के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। बच्चों को हमें भी एज़ एक टीचर के तौर पे हमें भी अपने बच्चों को अपने आस-पास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, उनकी पहचान कैसे करेंगे वो बताना चाहिए। कलचिड़ी जिसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। उसके घोंसले में ऊपर की ओर पौधे की नाजुक टहनी और जड़ें, बाल आदि बिछे हुए होते हैं। कौवे का घोंसला कौवे के घोंसले के बारे में यहाँ पर कुछ और विशेषताएं बताई गई हैं जो यहाँ पर संक्षेप में में बताई गई हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी, शाखाएं आदि चीजें हो सकती हैं जो वो जगह-जगह से चुन-चुन कर लेके आते हैं। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। फाख्ता एक पक्षी होता है जो अपना घोंसला कैक्टस के पेड़ों के बीच में या मेहंदी की झाड़ों के बीच में बनाता है जिससे उसे सुरक्षा मिल सकती है। गौरैया सामान्यतः घरों के आसपास देखी जाती है और वह कहीं भी घोंसला बना लेती है जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार, घर की दीवार में। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि गौरैया जैसी चिड़िया भी आमतौर पे हमें नहीं दिखाई देती है क्योंकि वह किसी वजह से वो भी हमारी लुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है। कबूतर भी अपना घोंसला पुराने मकान और खंडहरों के बीच में बनाता है। इससे पता चलता है कि गौरैया और कबूतर ये इंसानों के आसपास रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें खाना और रहने की जगह आसानी से मिल जाती है। बसंत गौरी नाम की चिड़िया जो गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ों के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया जैसे कि उसके नाम से ही इंगित होता है कि वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर उनके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला होता है। शक्करखोरा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसे बनाने के लिए वह बारीक बाल, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े और मकड़ी के जालों आदि का प्रयोग करता है। नर वीवर मेल वीवर जो बर्ड हमारा होता है वो अपने ये पक्षी में वीवर पक्षी जो होते हैं उसमें नर जो है वो घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर जो होती है वो जिस नर का घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती जाकर है। मनुष्य दूसरे जानवरों जैसे गौए, गिलहरी, बिल्ली, चूहे आदि के पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं या उनके घोंसलों को तोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर पे ये जानवर अपने जब अंडे दे देते हैं तो लोग अपने घर में साफ सफाई के नाम पर इनके अंडों को तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को भी यही समझाना चाहिए कि अगर ऐसा वो करते हैं तो उन अंडों को तब तक वहाँ पर रहने देना चाहिए जब तक उनमें से बच्चे निकल नहीं आते हैं, क्योंकि जब बच्चे एक बार निकल आएँगे तो वो अपने आप ही वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों को ये समझाना चाहिए कि बच्चों पक्षियों के घोंसलों के बहुत पास नहीं जाना चाहिए, ना ही उन्हें छूना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो पक्षी दोबारा घोंसले में नहीं आते हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसले बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और अलग-अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी पर आदि। पत्तों को काटने के लिए गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत आगे से नुकीले होते हैं जो मांस को पकड़ने और काटने का काम करते हैं। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार को चबाकर नहीं बल्कि निगल कर खाता है। सांप अपने नुकीले दांतों का यूज काटने के लिए करता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं, इसलिए वो जगह-जगह चीखों को काटती रहती हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र हमारा अहमदाबाद में है। बड़े-बड़े शहरों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्या रहती है, जैसे पानी की समस्या, शौचालय की समस्या आदि। कई बार उनकी झुग्गी-झोपड़ियों को विस्थापित कर दिया जाता है विकास के नाम पर, या जहाँ पर हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें सड़कें बनानी है या फैक्ट्रीज बनानी है या खेल के मैदान बनाने हैं या नई कॉलोनी बनानी है, जिसकी वजह से झुग्गी-झोपड़ी वालों को
लोगों को जो है दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है या उन्हें बेघर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके कामकाज पर असर पड़ता है। बस्ती में रहने वाले लोग और ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में बहुत अंतर होता है। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो नीले कलर से मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं वो पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं। जो चाइल्ड प्रोडिजी में आते हैं, तो हम बच्चों के लिए को क्या बता सकते हैं या बच्चों को किस तरह से हम इन चीज़ों के समस्याओं के बारे में या किसी नए विषय के बारे में बता सकते हैं, वो ब्लू कलर से हाईलाइट किए गए हैं। ज़्यादातर जगह पे ब्लू कलर से ही उनको मैंने हाईलाइट किया है। तो बच्चों को उनकी जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, ये जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनसे उनकी समस्याएं पूछनी चाहिए। वो किस रहन सहन से आ रहे हैं, उनकी कॉलोनी के बारे में पूछना चाहिए। वहाँ पर उनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या वहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, या वहाँ पर वो पानी किस तरह से यूज़ करते हैं, उनके खाने के क्या साधन हैं वहाँ पर। इन सब के बारे में बच्चों से चर्चा करनी चाहिए, उनसे उनके अनुभव लेने चाहिए और उनसे उनके कारणों के बारे में भी पूछना चाहिए। नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह स्थान पानी की समस्या से ग्रसित है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वाटर पार्क भी है। वाटर पार्क में खेलने के लिए पानी ही पानी होता है, लेकिन गांव के लिए पानी नहीं होता है। बच्चों से इस बात की चर्चा करवाई जानी चाहिए कि वाटर पार्क के लिए पानी कहाँ से आता है और गांव में पानी क्यों नहीं पहुंच पाता है। गटर की पाइपलाइन का सही प्रकार से मेंटेनेंस ना होने के कारण कभी-कभी वो पानी पीने के पानी की लाइन में मिल जाता है, जिसके कारण कई जगह पर पानी गंदा हो जाता है। हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि जो हम लोग हमारे गटर के पाइप जाते हैं और उन्हीं के पैरेलल हमारी जो है पीने के पानी की लाइन भी जाती है। कई बार पीने के पानी की लाइन और गटर के पानी की लाइन टूट फूट जाती हैं या उनका मेंटेनेंस नहीं होता या उनके ऊपर बड़ी-बड़ी कार या व्हीकल्स निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, तो दोनों का पानी आपस में मिलने लगता है। इसकी वजह से हमारी कॉलोनी में या हमारे जहाँ पर झुग्गी-झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर गंदा पानी भी पहुँचता है और जिसके कारण वह पानी पीने की वजह से वहाँ के लोगों में बीमारियाँ फैलती हैं। इस गंदे पानी की वजह से ही उल्टी दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो उल्टी और दस्त होने पर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। साथ ही पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। इसका स्वाद हमारे आंसुओं के स्वाद जैसा होना चाहिए। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए, जिससे उनमें पानी की कमी ना हो। उल्टी दस्त होने पर पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से आप डिहाइड्रेशन की वजह से आप और भी ज़्यादा बीमार हो जाएँगे और कमज़ोर हो जाएँगे। मटकों आदि में बर्तन से पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। समय-समय पर मटके और उसमें से पानी निकालने वाले बर्तनों को धुलाई करते रहना चाहिए। होलगुंडी गाँव कर्नाटक में है, वहाँ पर पानी की भी बहुत कमी थी। लेकिन गाँव की पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी यहाँ पर लेकिन यहाँ की गाँव की पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी काम करते हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ होता है। भीमा संघ ने बच्चों के होलगुंडी गांव में पानी की समस्या का समाधान किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन ये सारी बातें हम लोगों को नहीं पता चल पाती हैं। इन सब के बारे में कोई भी बताता भी नहीं है कि हमारे देश में ऐसी-ऐसी जगहों पर इस तरह से समस्याओं को सुलझाया गया है। घास का पौधा आसानी से नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन को पकड़े रहती हैं। पौधे जड़ें जड़ों द्वारा पानी को और पौधे जड़ों द्वारा पानी को लेते रहते हैं। बरगद के पेड़ से लटकी हुई जटाएं वास्तव में जड़ें होती हैं, जो टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते-बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा भी देती हैं और जमीन के अंदर जड़ का काम भी करती हैं। बरगद के पेड़ बहुत ही पुराने भी होते हैं और इनकी जटाएं धीरे-धीरे आगे चलकर इनके तने के रूप में भी काम करना शुरू कर देती हैं। भारत में पेड़ काटने के खिलाफ विभिन्न प्रकार के कानून हैं। पेड़ों को काटना कानूनन अपराध है। यदि किसी पेड़ को किसी वजह से काटना पड़ रहा है, तो उसके लिए लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला रेगिस्तानी ओक, जिसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, लेकिन इस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर
इसकी लंबाई 30 गुना अधिक गहराई तक जाती हैं और तब तक जाती हैं जब तक उसे पानी ना मिल जाए। जड़ों द्वारा प्राप्त पानी जड़ों द्वारा प्राप्त पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में रहने वाले लोगों को पानी की कमी होती है, तब इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर वो पानी निकाल लेते हैं। ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इस पेड़ की खासियत ये है कि ये पानी को स्टोर करता रहता है। तो जब भी वहाँ के लोगों को पानी की कमी होती है, तो वो इसके तने में पाइप डालकर पानी को पीने के लिए यूज कर लेते हैं। बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें। पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल करने के लिए भी कहें। कक्षा में पार्टी करवाकर बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना चाहिए। इसके लिए बच्चों में नाच, गाना, नाटक का जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। बिहू का त्योहार बिहू का त्योहार मास बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। बिहू के त्योहार के पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड बनाया जाता है जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोजन का आयोजन भी किया जाता है। बोरा चावल असम में खाए जाने वाले चावल की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू का त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। भेला घर घास और बांस का बना हुआ है। बिहू के त्योहार वाले दिन गांव के सभी लोग मिलकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतजाम करते हैं। इस त्योहार में शाम को सभी लोग चाय के साथ पेठा खाते हैं तथा भुनी हुई शकरकंदी भी खाई जाती है। रात के खाने में चेवा चावल खाया जाता है। चेवा चावल को पकाने के लिए कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें उबाला जाता है। फिर उसमें भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई रखी जाती है। फिर उसे केले के पत्तों से ढक दिया जाता है। थोड़ी देर में चेवा चावल तैयार हो जाता है। असम में कढ़ाई को ताओ कहा जाता है। इस त्योहार पर महिलाएं पाट और मूगा की मेखला की चादरें पहनती हैं। खाना केले के पत्तों पर ही परोसा जाता है। सभी लोग रात भर भेला घर में रहते हैं। सुबह उठकर मेजी को होली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे जलाया जाता है और उसी के साथ साथ भेला घर को भी जला दिया जाता है। ये बिहू के त्योहार की एक प्रथाएं हैं। उनके जो पारंपरिक तौर पे जो वहाँ पर बिहू का त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समरी उसकी यहाँ पर हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता है। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए ही जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है। इसलिए सरकार ने मिड डे मील की योजना का प्रारंभ किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को स्वास्थ्यपरक भोजन मिल पा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को जो यहाँ पर दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गरमा-गरम खाना मिलना चाहिए। यह सभी का अधिकार है। इसे ही मिड डे मील योजना के नाम से भी जाना जाता है। अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिया जाता है। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहा जाता है। यहाँ पर गुरुद्वारे की बात हुई थी जहाँ पर कड़ाह प्रसाद और लंगर की बात कही गई है। बच्चों के सामने बड़ों को गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। यहाँ पर बच्चों को समझाने की बात कही गई है जिसमें ये कहा गया है कि जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं। अगर हम बच्चों के सामने अपशब्द बोलेंगे तो बच्चे भी वो उन अपशब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं करेंगे। अगर हम बच्चों के सामने गलत आदतें करेंगे तो बच्चे भी आगे चलकर उन आदतों को हमसे सीखते हैं और वैसा ही आचरण करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक भेदभाव जैसी बातें भी हमारे परिवारों से ही उठती हैं। इस पर भी बच्चों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक भेदभाव की बातें जैसे जाति प्रथा या सांप्रदायिकता के बारे में हमारे कहीं न कहीं हमारे परिवार भी दोषी हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत हमारे परिवारों से ही होती है। बच्चों से इनके बारे में एक बहुत ही सामान्य चर्चा की जानी चाहिए जिससे उन्हें अ, इसके अम, इसका सही प्रारूप समझ में आए।
हमारे परिवार और समाज में कई प्रकार की अनुचित बातें भी होती हैं। इन बातों का बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। बच्चों को एक पर स्वयं विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा करवाई जानी चाहिए। जैसे हमारे ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाल उत्पीड़न के ऊपर भी कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का इससे बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इससे उनका धीरज भी बनेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। बाल उत्पीड़न के बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए। जैसे गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए, खासतौर से लड़कियों को, ताकि अ, उन्हें इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वो बोलने से हिचकेंगी नहीं और अपनी समस्या को जो है अपने माता-पिता और अपने टीचर से वो अ, बेहिचक कह सकेंगे। आवश्यकता अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जानी चाहिए। अगर स्कूल में बच्चों के सलाहकार हों तो उनकी मदद लेनी चाहिए। बच्चों से समय-समय पर बात करते रहना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं तो एक टीचर के रूप में आपका एक कार्य यह भी है कि आप बच्चों के कंसल्टेंट की तरह वहाँ पर काम करें, जिससे बच्चे आपसे डरे नहीं, बल्कि आपसे, अगर उन्हें कभी भी आपकी मदद की आवश्यकता हो तो आपसे वो मदद माँग सकें। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिवार के सदस्य के हाथों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत ऐसी बातों पर यहाँ पर ये गलत लिख गया है। ऐसी बातों पर जो भी बातचीत होनी चाहिए वो संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसके होने वाले हानिकारक प्रभावों की चर्चा बहुत ज़रूरी है और बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार में जो शराब, सिगरेट या मद्यपान या धूम्रपान लोग करते हैं, बच्चे भी उससे कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं और वो भी उस तरह की आदतें अपने में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब बड़े कर रहे हैं तो वो हम क्यों ना करें। कभी-कभी कुछ ऐसे परिवारों में नशीली दवाओं की लत की बच्चों में भी आदत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में यह किसी अन्य बच्चे या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत करनी चाहिए, जिससे वे समय पर यह लत छोड़ सकें। हमारे कई परिवारों में लोग जो हैं अपने बच्चों के सामने शराब पीते हैं या धूम्रपान करते हैं या मद्यपान करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी ये लत लग जाती है। अगर किसी बच्चे छोटे-छोटे बच्चे आजकल स्कूलों के बाहर देखे जा सकते हैं जो कभी सिगरेट या जो हमारा तम्बाकू या गुटखा खाते हुए देखते हैं, वो वास्तव में अपने परिवारों से ही कहीं न कहीं सीख रहे हैं, अपने आस-पास के सामाजिक परिवेश से ही वह सीख रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनसे बात की जा चाहिए, ताकि वे इस तरह की लत को छोड़ सकें। इस विषय पर बच्चों को पोस्टर, चार्ट बनवाने चाहिए, उनसे चर्चा करवानी चाहिए, उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाना चाहिए। मुख्तारपुर गाँव पोचमपल्ली कस्बे तेलंगाना के पास में है। यह पोचमपल्ली पुनाई के लिए जाना जाता है। बच्चों का ध्यान इस बात पर दिलवाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर पे ही सीखे जाते हैं। पारंपरिक व्यवसाय जैसे हमारे शिल्प कला हो गई, हमारे हस्तकलाएं हो गई, ये सब हमारे पारंपरिक व्यवसाय हैं जो ज़्यादातर हम लोग अपने घरों से ही सीखते हैं। पोचमपल्ली कारीगरी के बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह से अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना आदि पर भी चर्चा की जा सकती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो अलग-अलग कामों के लिए मशहूर हैं। ठीक है, जैसे बनारसी साड़ियों के लिए, कन्नौज इत्र के लिए है, पोचमपल्ली कारीगरी के लिए है, मधुबनी पेंटिंग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए और इनके महत्व के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चों का इनकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। करघे में कई सुइयाँ होती हैं, डिज़ाइन के हिसाब से उनका नंबर घटता-बढ़ता रहता है। करघा जिससे हम कालीन या हम कपड़े बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। महंगाई बढ़ने के कारण पोचमपल्ली कारीगर शहरों में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से पुरानी परंपराएं धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं।
हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह के कारीगरों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वे अधिक आय के लिए शहरों में चले जाते हैं, और जब वे शहरों में चले जाते हैं तो वो मजदूरी करते हैं, और इस तरह के व्यवसाय को छोड़कर वो कुछ पैसों के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए इस तरह की कारीगरी को छोड़ देते हैं। परंपरागत व्यवसायों में भी कई औजार और कलाओं का इस्तेमाल होता है। बच्चों को यह बताएं कि एक चीज को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा हुआ होता है। भारत के कई इलाकों में अपने पारंपरिक व्यवसायों के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क साड़ियाँ, कश्मीरी कढ़ाई, बनारसी साड़ियाँ आदि। आबू धाबी। इस चैप्टर में आबू धाबी के बारे में कुछ हम लोग विशेष बातें यहाँ पर देखेंगे। आबू धाबी, केरल से आबू धाबी पहुँचने में केवल हवाई जहाज से मात्र 2 घंटे लगते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी तथ्य लिखे गए हैं वो एनसीईआरटी की किताब से ही लिखे गए हैं। वास्तविक तो मैंने सिर्फ उन्हीं को कलेक्ट किया है यहाँ पर, मैंने अपनी तरफ से कोई भी एडिशन यहाँ पर नहीं किया है। आबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, इसलिए वहां पर पेट्रोल पानी से सस्ता है। आबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वही ऐसे स्थानों पर उग सकते हैं। आबू धाबी में पानी बहुत कीमती है, क्योंकि ना तो वहां पर बारिश होती है, ना ही वहां पर नदियां हैं, ना ही तालाब हैं, और ना ही भूगर्भ में स्थित पानी है। आबू धाबी की मुद्रा जो है वो दिरहम होती है। आबू धाबी में गर्मी बहुत होती है, हर जगह तो एयर कंडीशनर चलते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं, सिर को भी ढक कर रखते हैं, इससे भी तेज और इसी तरह से वे तेज धूप से बच सकते हैं। बच्चों को इसी तरह से अपने शहर की तुलना आबू धाबी से करते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाना चाहिए, और उसमें तस्वीरें और चित्र बनाकर भी लाने के लिए कहा जा सकता है। केरल में नारियल, केले, पपीते, सुपारी, कटहल आदि के पेड़ पाए जाते हैं। मलयालम भाषा में चिट्टप्पन पिता के छोटे भाई यानी चाचा को कहते हैं। कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी चाची को कहा जाता है। केरल मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि की खेती होती है। गरम मसाला कई मसालों जैसे जीरा, छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपात के पत्ते आदि का मिश्रण होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। आप में से बहुत सारे लोगों ने लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म का नाम नहीं सुना होगा, और सुना है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस चैप्टर में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में ही बात की गई थी। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वहीदा के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी भी 7 रंगों की तरह दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके, तो इसीलिए उनका नाम भी उनके नाम में प्रिज्म लगा दिया गया। ठीक है, वह भी प्रिज्म की तरह अपनी पहचान बनाए। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। वह पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत ही बड़ी सम्मान की बात मानी जाती है। उनका जन्म धन्ना मंडी गांव, जिला राजौरी, जम्मू कश्मीर में हुआ था। उनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही हुई थी। पढ़ाई के कारण उनके माँ-बाप को गाँव छोड़ना पड़ा था, और उन्हें आगे 12वीं तक की पढ़ाई अपनी नानी के घर राजौरी में रहकर करनी पड़ी। वहीदा प्रिज्म 3 बहनें हैं, जो उनमें से एक बहन जम्मू कश्मीर में ही पुलिस में है। उन्हें मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है। स्कूल के समय कैंपों में जाती थीं, पहाड़ों पर चढ़ती थीं, गर्ल गाइड भी बनती थीं, पनडुब्बी में भी काम कर चुकी हैं, करना चाहती हैं। मतलब अभी वो शिप संभालती हैं और पनडुब्बी में भी काम करना चाहती हैं। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टरों का काम। मरीजों को सिर्फ दवाई देना है। जो नौसेना में डॉक्टर होते हैं उनको मरीजों को सिर्फ दवाई देना है। वे मेडिकल अधिकारी होते हैं। इनकी जिम्मेदारी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनका मुख्य काम है कि सभी
सैनिकों की जो तबीयत है वो ठीक रहे। वे जहाज पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करते रहते हैं। जहाज पर सफाई रहे, गंदगी ना फैले, चूहे ना आए, क्योंकि चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। नौसेना में जो भी डॉक्टर होते हैं उनके ये काम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या दुर्घटना हो जाने पर ऐसी बातों के लिए तैयारी रखना है, पहले से तैयारी बनाए रखना है। प्रत्येक जहाज पर फर्स्ट एड किट दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और मशीनें भी जहाज पर मौजूद होती हैं। परेड परेड में पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन सकें और मैदान के दूसरी तरफ के दर्शक भी सुन लें। परेड में दिए जाने वाले कुछ निर्देश जैसे परेड दाएं देखेगी, दाएं देख, परेड फ्लोर मत, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। इस तरह से कई सारे आदेश हो सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों को बताने के लिए यहाँ पर एक समरी सी दी गई है। बच्चों को ये बताना चाहिए कि अब महिलाएं भी बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं पुलिस में जा रही हैं। बच्चों को कक्षा में प्रिज्म दिखाएं, ऐसी महिलाओं के बारे में बताएं जैसे किरण बेदी हैं, जो हमारे देश में सबसे पहले पुलिस ऑफिसर बनी हैं, सबसे पहले वकील बनी हैं, सबसे पहले डॉक्टर बनी हैं, सबसे पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ऐसी महिलाओं के बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें। इस आखिरी स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं इस किट को पुल लद्दाख में पाए जाते हैं। लद्दाख में माँ को आमा ले कहते हैं, पिता को आवा ले कहते हैं, दादा को मेमे ले कहते हैं। विकलांग इस लास्ट चैप्टर में विकलांग बालकों की समस्याओं के बारे में बताया गया था। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें नहीं थे, तो जो मुख्य पॉइंट मुझे लगे मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। विकलांग बालकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उन्हें प्रत्येक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें हर काम में सहायता नहीं करनी चाहिए ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो किसी से कम है या उन्हें हमेशा मदद की ही अन्यथा उन्हें क्या होगा कि वो हमेशा चाहेंगे कि कोई उनकी मदद करे आकर। तो ऐसा बच्चों को समझाना चाहिए और विकलांग बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपना काम स्वयं से कर सकें। तो इस एनसीईआरटी ईवीएस के जो हमारा 4th क्लास की जो बुक थी उसका ये सेकंड पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।